नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके आज का हमारा है लेक्चर नंबर 6। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो पिछला लेक्चर है लेक्चर 5 और लेक्चर 4 है, उसे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन कर रहे थे या बोल सकते हैं एक तरीके से हम कुछ टॉपिक कर रहे थे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग डिस्कस किया था, और क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वायर डिस्कस किया था। ठीक है, बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रॉड भी डिस्कस किया था हमने। और उसी में थोड़ा सा हमने एक होमवर्क टाइम में दिया था, या बोला था मैंने कि एक बार ट्राई करना कि यहाँ पर मेरे पास कुछ क्या दे रखे हैं, डायग्राम दे रखे हैं, या बोल सकते हैं कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, इनकी वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक पहला तो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। ये क्या है, एक डिस्क है और इस डिस्क के सेंटर से होती हुई जो एक इसकी एक्सेस से पास होती हुई जो लाइन है, उस लाइन पर 0,0,z पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये मैंने आपसे फाइंड करने को बोला था। और एक इस टाइप से मेरे पास एक YZ प्लेन में एक छोटा सा पार्ट ऑफ ए रिंग है, तो इस रिंग के कारण इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये फाइंड करने को बोला था। उस तरीके से दिस इज ए पार्ट ऑफ ए डिस्क। ठीक है, इस तरीके से डिस्क है जिसके बीच में क्या है, होल है, और इसके कारण इस पॉइंट Z पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला था। ठीक है, आई होप आप में से कुछ लोगों ने किया होगा और कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज वो सीख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले या तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं या फिर जैसे चल रहा था वैसे चलने देते हैं। ठीक है, जैसे चल रहा था क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहे थे हम। मैं ऐसे भी सोच रहा था कि आपको मैं टॉपिक जैसे लिखाऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हेमीस्फीयर, ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये एज ए क्वेश्चन इनको ले लो, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गए थे कल हमारे। अब हिंट डालो क्या, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें लिखो ये, इसको डायग्राम को बनाओ, वहां पर लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। ठीक है, ओहो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मिली क्या, चलो कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क लिखा। ओके, तो इसी कारण इसे मिटाता हूँ, दोबारा बनाऊंगा डायग्राम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इस तरीके से मेरे पास क्या है, एक डिस्क है। ओके, और जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ध्यान रखना चार्ज कितना है हमारा, सॉरी यार, प्लस क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और वो कैसे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो और अज्यूम करो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है। सिग्मा क्या है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और जो मेरे पास क्यू है वो क्या है, टोटल चार्ज है। और अज्यूम करो इसकी जो रेडियस है आर कितनी है, रेडियस कितनी है, आर है, यानी कैपिटल आर, दिस इज रेडियस आर। और इसके कारण इसके सेंटर से जाती हुई जो एक एक्सेस है, और इस पॉइंट पर, ठीक है थोड़ा सा ऊपर हो गया क्या, ऊपर हो गया नहीं, ठीक है तो मिटा तो रुको। हाँ ओके, आपने छोड़ी होगी ना लाइट सॉरी क्या इस पर छोड़ा होगा, अब मेरा ऊपर दिखेगा नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ बनाऊँ मैं डिस्क, ठीक वो ख्याल रहा ही नहीं, तो अगेन डिस्क बनाओ इस तरीके से, इसमें चार्ज शो कराओ। ठीक है, और ये कांस्टेंट सॉरी कैसा यूनिफॉर्म चार्ज है, और कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, और इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना अज्यूम कर लो, सिग्मा अज्यूम कर लो, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी अज्यूम कर लो, कैपिटल आर अज्यूम कर लो, और इसके सेंटर से जेड डिस्टेंस पर, यानी कहीं इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। दिस इज पॉइंट जेड, या फिर इसको 0,0,z बोल सकता हूं मैं। ठीक है, तो यानी एट पॉइंट जेड पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पूरे डिस्क के कारण, या बोल सकते हैं इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, और उससे पहले थोड़ी चीज कर लें यहाँ पर, या फिर कैसे निकालेंगे बताओ, सोचो जरा। देखो क्या पढ़ा था हमने सॉरी ठीक है, देखो क्या पढ़ा था हमने, कुछ ऐसा डिस्कस किया था कि जब भी इस टाइप का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट या बोल सकते हैं चार्ज एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। अब ये कैसा है, एक डिस्क है, तो डिस्क में चार्ज एलिमेंट क्या होगा, जैसे ये क्या है, मेरी डिस्क है, ये डिस्क है ना, ठीक है दिस इज डिस्क। तो इस डिस्क में क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, और ये क्या है, इसका सेंटर है। तो इसका सेंटर से होते हुए इस पॉइंट पर, इस जेड पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हमने पढ़ा है कि जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, कंटिन्यूअस होता है, हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं। तो सरफेस में जो एलिमेंट अज्यूम करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एरिया एलिमेंट या फिर सरफेस एलिमेंट, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहां पर इस तरीके से क्या अज्यूम कर लेंगे, ये एरिया एलिमेंट अज्यूम कर लेंगे, जो यहां से कितनी डिस्टेंस पर होगा। तो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब में हम काम करेंगे, किसमें रहेगा काम करना बेहतर, बताओ फटाफट, किसमें काम करना बेहतर रहेगा। देखो ऐसा ही कुछ केस हुआ, यानी यहाँ को किसमें क्या था हमने, सिलेंड्रिकल में, तो यहाँ भी किसका यूज करेंगे, हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। तो अगर मैं ये बोलूँ कि दिस इज माई एरिया एलिमेंट, देन दिस थिंग विच इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द जेड एक्सेस, दिस थिंग विल बी एस। तो ये कितना होगा, एस होगा। तो यहाँ पर भी हम ये अज्यूम करेंगे कि एक थोड़ा सा क्या अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर मैं, छोटा सा एक एरिया एलिमेंट, दिस इज ए वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट एंड विच इज एट एस डिस्टेंस, जो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है,
एस डिस्टेंस पर है, ठीक है, इस तरीके से, तो दिस इज एस, ठीक। और सबसे पहले क्या करेंगे, इस छोटे से एरिया एलिमेंट, जैसे से दिस एरिया एलिमेंट इज डी ए, ये एरिया एलिमेंट क्या है, डी ए है। तो इस एरिया एलिमेंट डी ए के कारण मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट जेड पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करूंगा, फाइंड करूंगा, फिर पूरे के कारण निकालने के लिए क्या कर दूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, यही हमने पढ़ा हुआ है ना। तो इसके कारण कितना हो जाएगा, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इससे यहां तक का सेपरेशन वेक्टर चाहिए। लेट अस से दिस सेपरेशन वेक्टर इज कर्ली आर, ये सेपरेशन वेक्टर कितना है, कर्ली आर, ओके। और एक तो क्या चाहिए मुझे, ये कर्ली आर चाहिए, और क्या चाहिए, इस एरिया एलिमेंट में कितना चार्ज होगा, बताओ कितना चार्ज होगा। तो चार्ज इन एरिया एलिमेंट दिस विल बी इक्वल टू डी क्यू, बिकॉज दिस इज स्मॉल एरिया, तो इन दिस स्मॉल एरिया चार्ज विल ऑल्सो स्मॉल, एंड दिस डी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, सिग्मा इंटू कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए आ जाएगा। हियर सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, एंड दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया है, क्लियर है इतनी बात। तो दिस इज माई डी क्यू, डी क्यू इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, सिग्मा इंटू डी ए आ गया। नाउ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट डी ए, यहाँ पर लिखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक या फिर यहाँ पर क्वेश्चन लिखना और यहाँ पर लिखो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट डी ए इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू डी ई के बराबर होगा, एंड दिस डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सॉरी क्या आता है यहाँ पर, डी क्यू, दिस इज डी क्यू, और अपॉन कितना आ जाता है, करली आर स्क्वायर, एंड दिस इज आर कैप। और अगर पूरे का निकालना क्या कर दोगे, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैं दोबारा बता दिया आपको। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एक तो ये आर चाहिए और डी क्यू हमको पता है, डी क्यू ये है, तो क्या निकाल दोगे, आर निकाल दोगे फटाफट। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो दिस इज आर करली आर वेक्टर। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, देखो ध्यान से देखना, उसके लिए मुझे देखो इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, इसको पॉइंट पी बोल दो, तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट चाहिए जो मुझे पता है कितने हैं, 0,0,z है, यानी किस सिस्टम में गिवन है मेरे को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। तो इसके कोऑर्डिनेट में निकाल सकता हूं, इस एरिया एलिमेंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बता सकते हो कोई, कोऑर्डिनेट ऑफ एरिया एलिमेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ एरिया एलिमेंट क्या हो जाएंगे, किस सिस्टम की बात हो रही है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो यहां पर भी क्या होंगे, x, y, z होंगे। तो x, y, z है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में x इक्वल टू किसके बराबर होता है, बताओ फटाफट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में x किसके बराबर होता है, x s cos थीटा के बराबर होता है, किसके बराबर, x इक्वल टू s cos थीटा। देखो यहीं पर क्या है हमने कहीं, ये देखो r cos थीटा लिख दिया, यहाँ पर r इक्वल टू क्या है, s के बराबर है, तो s cos थीटा आ जाएगा, ये सॉरी थीटा नहीं, क्या आएगा, फाई, विच इज फाई इज एजिमुथल एंगल, ठीक है, cos फाई, s cos फाई, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर s sin फाई, इधर से देखना है, ठीक है, और अंतिम वाला क्या आ जाएगा z, एंड z इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 0 है, बिकॉज वी आर एट ओरिजिन, हम कहाँ पर है, ओरिजिन पर, z इक्वल टू कितना है मेरे पास, 0 है। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया, s cos फाई, s sin फाई एंड 0। अभी निकल जाएगा r मेरा, तो यहाँ से मेरे पास जो r वेक्टर है वो कितना आ जाएगा, दिस r वेक्टर इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी कितना आ गया देखो, माइनस का s cos फाई। अभी यहां पर s की जगह r हम पुट नहीं कर सकते, देखो, बिकॉज इन दिस कंडीशन चार्ज इज ओनली एट s इक्वल टू आर। हम कहां पर बात कर रहे थे, s इक्वल टू आर पर ही बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर s की हर वैल्यू के लिए यहां पर कुछ न कुछ क्या है, चार्ज है, चार्ज पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी जैसे जैसे r बढ़ रहा है वैसे वैसे जो मतलब बोल सकते हैं चार्ज चेंज भी हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आप देख सकते हो चार्ज यहां भी है और यहां भी है, यानी s के साथ चार्ज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, ऐसा बोलो थोड़ी देर के लिए, क्लियर है बात। तो यहां पर s की जगह r पुट नहीं कर सकते, ठीक है, यहां पर समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहां पर s की जगह r इसलिए पुट किया बिकॉज ये चार्ज कहां था, s इक्वल टू r पर ही था, लेकिन यहां पर s की हर वैल्यू के लिए क्या है, चार्ज है, s इक्वल टू 0 पर भी चार्ज है, s इक्वल टू 1 पर भी चार्ज है, और s इक्वल टू r पर भी क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर s क्या होगा, एज ए वेरिएबल क्या होगा, ट्रीट होगा। तो माइनस का s और दिस इज cos फाई, फिर क्या आ जाएगा देखो, इससे माइनस करो, फिर माइनस का साइन, सॉरी माइनस का s साइन फाई, और सॉरी आई कैप भी आएगा इधर पे, एक क्या आ जाएगा, आई कैप, फिर माइनस का दिस इज जे कैप, फिर दिस माइनस दिस, एंड दिस इज प्लस का कितना आ जाएगा, ये जेड के कैप आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू जेड इंटू के कैप। तो दिस इज आर वेक्टर, ये क्या रहेगा, करली आर वेक्टर निकल गया, इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ, तो मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस इज एस स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, फिर प्लस कितना आ गया ये एस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई
ठीक है, और फिर प्लस कितना आ गया ये जेड स्क्वायर। और आप अगर कैलकुलेशन अपने मन से करोगे ना तो आपके लिए क्या रहेगा, ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ कि ये करना है, उसके बाद वीडियो पॉज करो और कैलकुलेशन खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, आप देखना, मतलब आप जब इसको दोबारा करोगे ना आपको मेरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास दिस आर वेक्टर या फिर इसका मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू, देखो एस दोनों ओर से कॉमन है, यहाँ पे एस स्क्वायर कॉमन है और ये 1 हो जाएगा, तो अंदर अंडर के अंदर कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा मेरे पास कितना, एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बच गया। तो दिस इज एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो आप यहाँ पर पाइथागोरस से भी निकाल सकते थे। देखो ये क्या है, जेड है, ये क्या है, एस है, तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक ना, अब बात किसी करनी है आर कैप की, तो आर कैप इक्वल टू फ्रॉम वी नो, सिंस वी नो आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का एस कॉस फाई आई कैप माइनस का एस साइन फाई इंटू जे कैप एंड प्लस का क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर सिंपल जेड के कैप और अपॉन में कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड करने का मतलब अंडर ऑफ दिस विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा ये जेड स्क्वायर। अब एक काम करो, ये मुझे पता है और ये मुझे पता है, यहाँ रख दो, और डी क्यू इक्वल टू ये है। एक चीज और, डी ए क्या होगा यहाँ पर, दिस इज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डी ए कितना होता है बताओ, तो डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ए इक्वल टू, देखो जो ए है वो किस डायरेक्शन में, या तो जेड डायरेक्शन में है या किस डायरेक्शन में, मैंने जेड डायरेक्शन में, ऐसे देखो। ठीक है, ये ए था मेरा, ये क्या था, ए था, दिस इज डी ए, ये डी ए था, इसकी डायरेक्शन है तो ऐसे होगी, बिकॉज एरिया इज वेक्टर, जो एरिया होता है वो वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर बोलो इसको हम। इसकी डायरेक्शन तो ऐसे होगी या कैसे होगी, ऐसे होगी इधर की ओर, यानी उल्टा। ठीक है, तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, तो यानी किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। और जेड डायरेक्शन में जो एरिया एलिमेंट होता है वो क्या होता है बताओ, तो एरिया एलिमेंट इन जेड डायरेक्शन, तो डी ए विल बी डी एल फाई और डी एल एस, ये तो होगा, डी एल फाई डी एल एस ये तो होगा, और डी एल फाई क्या होता है, एस डी फाई, और डी एल एस क्या होता है, डी एल एस इक्वल टू, या बोल सकते हैं लाइन एलिमेंट इन एस डायरेक्शन, तो दिस इज इक्वल टू डी एस। तो सिंपल क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर, एस डी फाई आ गया। तो यहाँ से मेरे पास डी ए इक्वल टू क्या आ गया, एस डी फाई आ गया। तो डी ए भी बदल गया और सिग्मा तो पता है, तो उठा गया, इधर रख दो, देखो कैसे निकल के आता है। तो इसके बाद ई रख देंगे हम, तो ई इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इंटीग्रेशन। देखो डबल इंटीग्रेशन आ जाए, क्यों, एक डी एस है और एक डी फाई है, तो डबल इंटीग्रेशन, और एरिया में डबल इंटीग्रेशन आता भी है, हमको पता है। और फिर रख देंगे यहाँ पर हम डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू दिस थिंग, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एस और ये डी फाई आ गया, और अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो अपॉन में आ गया आर स्क्वायर करने का मतलब एस स्क्वायर अंडर ऑफ एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इंटू क्या है मेरे पास यहाँ पर आर कैप है, आर कैप कहने का मतलब दिस थिंग, तो दिस थिंग विल बी माइनस का एस कॉस फाई इंटू आई कैप माइनस का एस साइन फाई इंटू जे कैप एंड प्लस का दिस इज जेड के कैप और डिवाइड में कितना आ गया, ये अंडर रूट ऑफ दिस इज एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ये, और लिमिट क्या आ जाएगा, देखो जो फाई होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0 से 2 पाई, और जो एस कहाँ से कहाँ होगा, 0 to r। ठीक है, सही लिख दिया मैंने, फाई 0 से 2 पाई, और जो एस होगा कहाँ से कहाँ होगा, 0 से r होगा। उधर करें हम आइए कार्रवाई। ठीक है, देखो इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2 आ जाएगा, तो रख दो फिर 3/2 पावर में। ओके, देखो क्या हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना, ई इक्वल टू दिस इज ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डबल इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 पाई एंड दिस इज 0 to r। और नीचे क्या बचा मेरे पास, सिग्मा बाहर है, सिग्मा बाहर ले लो, तो सिग्मा विल बी आउटसाइड, एंड दिस इज एस डी फाई, या उससे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो अगले नेक्स्ट लाइन में कर देंगे, तो एस डी फाई और अंदर कितना बच गया, देखो दिस इज माइनस का एस कॉस फाई इंटू आई कैप एंड माइनस का एस साइन फाई इंटू जे कैप एंड माइनस का क्या आएगा, प्लस का आ जाएगा, प्लस का जेड के कैप, ऐसा कुछ आया। और नीचे कितना आ गया डिनोमिनेटर में,
दिस इज इन दोनों की पावर 3/2 यानी एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर कितना आ गया 3/2 आ गया। इन दोनों को मिलाकर कितना आ गया एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2 आ गया ना। अब देखो तीन इंटीग्रेशन है, एक बार इसका एक बार इसका और एक बार इसका और ये सबके नीचे आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डबल इंटीग्रेशन दिस इज 0 से 2 पाई एंड दिस इज 0 टू r एंड एस स्क्वायर तो माइनस का एस स्क्वायर एंड दिस इज कॉस फाई इंटू डी एस डी फाई और अपॉन में कितना आ गया एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर कितना आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर ये माइनस वाला आ जाएगा तो माइनस का माइनस बाहर ले लिया हमने। ठीक है, तो अगेन दिस इज डबल इंटीग्रेशन और लिमिट 0 से 2 पाई एंड दिस इज 0 टू r एंड दिस इज एस स्क्वायर एंड दिस इज साइन फाई इंटू सॉरी इससे पहले क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एस डी फाई इंटू क्या आ गया मेरे पास जे कैप और अपॉन में कितना आ गया अपॉन में आ गया मेरे पास क्या एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर दिस इज 3/2 और फिर ये वाला चीज़ आ जाएगा क्या है मेरे पास देखो, और ये सबसे बाहर है। ठीक है, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबसे बाहर है। ओके, फिर आ गया मेरे पास प्लस का जेड तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से और दिस इज डबल इंटीग्रेशन अगेन एंड दिस इज कितना आ गया ये एस डी एस एंड दिस इज डी फाई और अपॉन में दिस इज एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2 ऐसा कुछ हुआ और के कैप भी आएगा इधर पे और क्या आ जाएगा के कैप। ठीक, ओके, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा ये वाला बड़ा वाला। ओके, थोड़ा सा मशक्कत है लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का हैबिचुअल हो गया ना, आप इन दो इंटीग्रेशन को लिखोगे भी नहीं। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत इस टाइप के क्वेश्चन करने के हैबिचुअल हो गए हो तो आप इन दो इंटीग्रेशन को लिखोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है जब cos फाई होता है और लिमिट 0 से 2 पाई होती है तो cos फाई sin फाई हो जाता है और आंसर कितना आता है 0 आ जाता है, बिकॉज sin फाई एट 0 हो जाएगा और एट 2 पाई 0 हो जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया फाई के रिस्पेक्ट में तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0, तो ये आंसर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब कोई टफ है कोई टफ नहीं है। अब इधर भी हो जाएगा, देखो ये क्या साइन फाई है, साइन फाई क्या होता है माइनस का कॉस फाई, तो माइनस से प्लस हो जाएगा और कॉस फाई में लिमिट जब 0 पुट करोगे सॉरी जब 2 पाई पुट करोगे आंसर 1 आएगा, फिर माइनस 0 करो 0 पुट करो तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अगेन ये टर्म भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये दोनों इंटीग्रेशन कितने हो गए 0 हो गए। ठीक है, तो अगली बार से जब भी ऐसा मेरे को दिखेगा, ठीक एक बार हम देखेंगे चेक करेंगे, लेकिन जब भी कुछ ऐसा दिखा हमको तो हम क्या कर देंगे सीधे सीधे उसको 0 कर देंगे। ठीक है, उसे आप यहीं 0 कर सकते थे लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको एक स्टेप बढ़ा दिया। क्लियर, अब इधर देखो इधर क्या हो जाएगा, तो ये इसके साथ आएगा नाउ ई इक्वल टू ई वेक्टर इक्वल टू ये आ गया मेरे पास कितना, तो दिस इज सिग्मा इंटू जेड और अपॉन में कितना आ गया ये दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लिमिट भी रखनी सर, तो लिमिट 0 से 2 पाई एंड दिस इज 0 से r ऐसा कुछ होगा एंड दिस इज डबल इंटीग्रेशन अगेन 0 से 2 पाई एंड 0 टू r और दिस इज एस डी एस डी फाई और अपॉन में कितना आ गया ये अपॉन में आ गया मेरे पास कितना एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2 आ गया। ठीक है, नाउ यहाँ फाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड और अपॉन में कितना आ गया ये आ गया मेरे पास कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आया 2 पाई इंटू कितना आ गया 2 पाई और फिर इंटीग्रेशन में दिस इज 0 टू r। ठीक है, 0 टू r और एस डी एस और अपॉन दिस इज एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर 3/2 ऐसा कुछ आया। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, एक काम करो जो नीचे वाली चीज है उसको क्या अज्यूम कर लो टी अज्यूम कर लो, तो लेट अस कंसीडर यहाँ पर लेट अस कंसीडर एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया टी आ गया। ऐसा थोड़ा सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2s ds इज इक्वल टू कितना आ गया dt आ गया, तो यहाँ से मेरे पास एस डी एस इक्वल टू कितना आ गया dt/2 आ गया। तो सर इन सबको उठा रख दो इधर रख दो, अभी लिमिट की मतलब चिंता मत करो, लिमिट दोबारा जब हम चेंज कर देंगे तो लिमिट यही रख देंगे। ठीक है, अभी लिमिट की कोई चिंता नहीं करनी है आपको। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एक चीज़ और होगी यहाँ पर के कैप इक्वल टू यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ भी के कैप रहेगा यूँ करके ओके, और के कैप इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर ले लो उसको, तो यहाँ पर सिग्मा जेड अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस वन इज 2 पाई के कैप 2 पाई के कैप और इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर का जो कितना आ जाएगा dt/2, तो dt डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2 आ गया और फिर उसके बाद दिस थिंग इज इक्वल टू t, तो दिस इज t की पावर 3/2 और ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा t की पावर माइनस का 3/2
2 आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो और एक कैसा होगा माइनस का। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा जेड 2 पाई के कैप और अपॉन में दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इक्वल टू एंड दिस 1/2 भी बाहर आ गया, तो 1/2 क्या आ गया, बाहर आ गया, और टी की पावर -3/2 और ऐसा आएगा ना कुछ, टी की पावर -3/2 फिर प्लस का 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो कितना आएगा देखो, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन और ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 और ये कितना आ जाएगा टी की पावर 1/2। ठीक है, नीचे आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, और देखो इस 1/2 से 1/2 कैंसिल और ये माइनस का आ गया इधर। अब देखो, अब टी की वैल्यू पुट करो, टी इक्वल टू कितना अज्यूम कर रखा है हमने, एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अज्यूम कर रखा है, तो ये उठा के रख दो यहाँ पर। तो यहाँ से मेरे पास ई इक्वल टू आ गया क्या, ई इक्वल टू दिस इज सिग्मा जेड अपॉन 2 पाई के कैप और अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस थिंग, यानी ये माइनस भी आएगा इधर पे, ये माइनस रख दो यहाँ पर, दिस इज नेगेटिव और 1 अपॉन टी की पावर 1/2, तो टी इक्वल टू ये है, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस थिंग इज एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कितना है मेरा, एस स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, और लिमिट कहाँ से कहाँ है एस की, 0 टू क्या है आर है। ठीक है, अब एक बार आर पुट करो और एक बार क्या पुट करो, 0 पुट करो। ठीक है, तो दिस थिंग विल बी माइनस का सिग्मा जेड 2 पाई के कैप, ठीक है, के कैप और अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब आर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो दिस थिंग इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस देखो 0 पुट करोगे तो दिस थिंग विल बी 0 एंड जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर के ऊपर रूट है तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन जेड बच जाएगा। एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क, किसी डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। ठीक है, एंड दिस इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसे याद ही करना पड़ेगा। अगर सीधे यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आप इतना बड़ा तामझाम वहां पर नहीं कर सकते, मतलब आपको क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो आपको मतलब आपके लिए क्या होगी, ये सहूलियत होगी। अगर फॉर्मूला ही ड्राइव करने को आ गया तो ये आपके लिए क्या है, शून्य में सुहागा है, आप उसको ऐसे कर लोगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट था वो क्या था हमारे पास, ये हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो एक ही में पूरा हो गया। ठीक है, इसको आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट इसको ऐसे ही क्या कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो SD में करके, और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ओके, अब बात करते हैं कि इसकी एक हेमिस्फीयर ले लें और उस हेमिस्फीयर के सेंटर में क्या करना है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो इसे मिटाता हूं मैं। देखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब आधा स्फीयर, बीच से कटा हुआ स्फीयर। ठीक है, और जो चार्ज है उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगेन हम सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बात आपके दिमाग में ये आ जानी चाहिए, जैसे मैंने बोला हेमिस्फीयर, जैसे मैंने स्फीयर की बात करी, तो आप किस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करोगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करोगे। ठीक है, और जब भी हम डिस्क, रिंग, सिलेंडर की बात कर रहे होंगे तो हम किस सिस्टम, कौन से सिस्टम को यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर करने का मतलब कुछ ऐसा कि ये मेरे पास एक स्फीयर है, जूम करो इस तरीके से, दिस इज स्फीयर भी है। नाउ इसका हेमी करने का मतलब दिस इज इट्स सेंटर, दिस इज लाइक दिस। ओके, ये इसका सेंटर मतलब क्या है, ये आधा कर दिया, इसको आधे से काट दिया, यूं करो, दिस इज हेमिस्फीयर। नाउ ये कुछ ऐसा होगा फिर, ठीक, यूं करके कटोरा देखा ना, कटोरे की बात हो रही है। ठीक है, ओके, एंड दिस इज इट्स सेंटर, ये क्या है, इसका सेंटर है, और इस सेंटर पे क्या करना है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कब, जब इसके सरफेस पर क्या हो, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इसके सरफेस पर क्यू चार्ज क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, इस तरीके से। ओके, यहां पर क्यू चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यहां पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एंड व्हाट विल बी द सिग्मा की वैल्यू क्या हो, बता सकते हो आप। तो हियर सिग्मा विल बी, देखो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है क्या, क्यू अपॉन ए होता है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसका एरिया कितना है बताओ, हेमिस्फीयर का एरिया कितना होगा, इस पूरे स्फीयर का एरिया डिवाइडेड बाय 2, तो हेमिस्फीयर का एरिया कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन जो एरिया होगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर, माना इसकी रेडियस कितनी है, आर है, इसकी रेडियस कितनी अज्यूम कर ली हमने, आर अज्यूम कर ली। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया, तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सॉरी ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो जैसे क्यू अपॉन दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज माई
सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर दिस गिवन हेमिस्फीयर। ओके, स्क्वायर है, ठीक है, यूं करके। तो इस हेमिस्फीयर के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस सेंटर पर मानो लेट अस से दिस पॉइंट इज ओ, इस ओ पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ओके, एक चीज और, मैं यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, लैंग्वेज आप खुद भी लिख सकते हो या फिर क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख के आती है कि वी हैव ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड ए यूनिफॉर्म चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस यूनिफॉर्मली एंड इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा एंड विच इज इक्वल टू द क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ, जो ओ से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये कहानी आप खुद भी लिख सकते हो, और वैसे आप इतने समझदार भी हो गए हो कि आपको ये कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तब तो आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाओगे कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, हेमिस्फीयर से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, अब देखो, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगेन कहानी वही रहेगी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा कोई क्या बोल सकते हैं, एक एरिया एलिमेंट अज्यूम करना पड़ेगा, और उस एरिया एलिमेंट में कितना चार्ज होगा वो निकालना पड़ेगा, और उस चार्ज के कारण यानी छोटे से चार्ज के कारण पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा, और उससे क्या आएगा, इस पूरे स्फीयर के कारण यहाँ पर, सॉरी, इस पूरे हेमिस्फीयर के कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिंपल कहानी हुई, जैसा अभी तक करते आ रहे हैं उसको क्या करना है, हमको रिपीट करना है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें नई भी आपके लिए हो सकती हैं, वैसे तो नहीं होंगी मेरे ख्याल से। देखो, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअल में कहाँ पर है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, अज्यूम कर लो वो कहाँ है, लेट अस से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर है, तो यहाँ पर मैंने क्या अज्यूम कर लेंगे, इस तरीके से सरफेस एलिमेंट अज्यूम करो, दिस इज सरफेस एलिमेंट, ठीक है, नॉट लाइन एलिमेंट, सरफेस पर है यूं करके, ठीक है। अगर मैं थोड़ा बहुत दिखाना चाहूँ आपको तो ये इस तरीके से है, ठीक है। अगर इसको एक गोला अज्यूम करो, ढक्कन है मेरे थर्मस का, तो इस तरीके से गोला अज्यूम करो यूं करके, अर्ध गोला, ठीक है, हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर है कहीं चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सरफेस पर, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज कितना है, 0 है। तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओनली ऑन इसकी सरफेस पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहीं पर जो ये ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, अगर आपको दिख रहे हैं तो हर ब्लैक डॉट किसको दिखा रहा है, एक छोटे से एरिया एलिमेंट को दिखा रहा है। तो एरिया एलिमेंट कहाँ है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है, अगर इसकी रेडियस क्या है, r है। तो यहां पर जो मैंने ये बनाया है, ये चीज, ये क्या है मेरा dA है, तो दिस इज dA, तो दिस थिंग इज dA, ये चीज क्या है मेरा dA है। इसको क्यू को हटा दो, यहां से मैं क्यू इधर लिख दूं, तो ये क्या है मेरा dA है। और इस dA के कारण सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, दिस इज फील्ड पॉइंट, ये क्या है, फील्ड पॉइंट है, एंड दिस थिंग इज रिप्रेजेंट एक्ट एज ए बोल सकते हैं सोर्स पॉइंट, ठीक है, दिस इज सोर्स पॉइंट एंड दिस इज फील्ड पॉइंट। तो वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ये यहां पर ध्यान देना है, वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, ऐसे होगा कुछ वेक्टर, यानी इधर की ओर, किधर बात ना। अब मुझे क्या चाहिए फिर, इससे कोऑर्डिनेट तो कितने हो जाएंगे, हम सब जानते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी 0,0,0, ठीक है, क्योंकि मैं यहीं पर क्या मान रहा हूं, अपना ओरिजिन मान रहा हूं, ठीक है। अगर मैं अज्यूम करूं कि दिस इज माई, अरे कैसे होगा सीधा, एक मिनट, हाँ बैटरी कहाँ गई मेरी। अगर मैं अज्यूम करूं कि ये क्या है मेरा जेड एक्सेस है, इस तरीके से, ठीक है, तो दिस इज माई जेड एक्सेस एंड दिस वन इज माई, या फिर एक्स एक्सेस बोल दो इसको, तो एक्स एक्सेस इस तरीके से, कुछ भी बोल सकते हो, जेड एक्सेस भी बोल सकते हो, एक्स एक्सेस भी बोल सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। और इसको क्या बोल दो, एक्स एक्सेस, ठीक है, यूं करके, तो एक्स वाई एंड दिस वन इज जेड, ठीक है, इस तरीके से, किधर है बात, ओके। अब देखो इससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0,0 ना। क्वेश्चन ये है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये जो मेरे यहाँ पर एरिया एलिमेंट अज्यूम कर रखा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बताओ फटाफट क्या होंगे। वैसे तो क्या होंगे, एक्स, वाई, जेड होंगे। वैसे तो क्या होंगे, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स, वाई, जेड होंगे। लेकिन हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं। कहाँ बात कर रहे हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बताओ, अब बताओ फटाफट। एक्स इक्वल टू क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो दिस विल बी आर, एक बार निकाल लें या फिर आपको याद है, एक बार मैं लिख देता हूं, फिर आपको एक बार निकाल के भी दिखा देंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा, क्या होता है, आर साइन थीटा कॉस फाई, दिस इज इक्वल टू एक्स, और फिर क्या होता है आर साइन थीटा साइन फाई, दिस इज इक्वल टू वाई, और फिर क्या होता है आर साइन
या फिर कॉस थीटा या साइन थीटा, कॉस थीटा, जेड इक्वल टू क्या होता है आर कॉस थीटा के बराबर होता है। तो दिस इज इक्वल टू दीज आर अवर मतलब कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये क्या है मेरे कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के, इसको कैपिटल आर लिख दूं मैं बिकॉज वी आर टॉकिंग डीलिंग एट सरफेस, हम सरफेस पर ही हैं, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक। ओके, किधर इतनी बात, सही लिखा मैंने, ठीक है। एक बार चेक कर लें, देखो ऐसे चेक कर सकते हैं, दिस इज एक्स, दिस वन इज वाई एंड दिस वन इज जेड एंड दिस थिंग इज आर एंड दिस थिंग इज थीटा। तो दिस विल बी, यहाँ को क्या होगा, दिस इज आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा फाई, तो दिस इज आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कॉस फाई, और ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई, आर साइन फाई एंड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा। बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है, याद नहीं थोड़ा से विजुअलाइज करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या निकाल दिया मैंने, इससे कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अगर कोऑर्डिनेट निकल गए तो अब क्या निकल जाएगा, आर वेक्टर निकल जाएगा, यानी दिस पोजीशन वेक्टर, सॉरी दिस सेपरेशन वेक्टर। नाउ सेपरेशन वेक्टर दिस, ये क्या है इसका फील्ड पॉइंट है और ये क्या है इसका सोर्स पॉइंट है, तो दिस माइनस दिस होगा, तो जीरो माइनस क्या आ जाएगा, देखो तो जो मेरे पास आर आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो जीरो माइनस यानी माइनस का आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई, क्या आ जाएगा यहाँ पर आई कैप, फिर आ जाएगा मेरे पास कितना माइनस का आर साइन थीटा साइन फाई इंटू कितना आ जाएगा जे कैप, फिर प्लस का क्या आ जाएगा देखो फिर अगेन इसको माइनस करोगे तो दिस इज आर कॉस थीटा, क्या आ जाएगा आर कॉस थीटा आ जाएगा। तो दिस थिंग इज माई आर, ये क्या निकल गया मेरा आर निकल गया। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू दिस थिंग विल बी अंडर रूट ऑफ इन सबका स्क्वायर, और इन सबका स्क्वायर कितना होता है आर कितना होता है, तो इस सबका स्क्वायर आर हो जाएगा ना, आर दिस इज रेडियस, दिस थिंग इज रेडियस, तो सिंपल आर लिख दूं मैं, आप इसको वैसे भी करोगे तो आर ही आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। अगर मैं क्या निकालूं यूनिट वेक्टर निकालूं इन दिस डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर विल बी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अगेन तो दिस इज इक्वल टू माइनस का यानी दिस अपॉन दिस, तो माइनस का आर साइन थीटा कॉस फाई इंटू आई कैप, और आर कैप की वैल्यू तुमको वैसे ही पता होती है ना, चलो ऐसे लिख दो, चलो क्या हो जाएगा देखो माइनस का आर साइन थीटा इंटू साइन फाई इंटू कितना आ जाएगा जे कैप एंड प्लस का, ओ सॉरी प्लस कैसे हो गया माइनस आएगा, ठीक है माइनस, इससे माइनस हुआ तो माइनस आएगा, तो माइनस का आर कॉस थीटा इंटू के कैप, कॉस थीटा इंटू कितना आ गया के कैप आ गया, ठीक है, एंड अपॉन में कितना आ जाएगा आर आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड देखो इस आर से ये आर और ये आर उड़ गया, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको ऐसे उठा दो, तो ये आर उड़ गया और ये आर भी उड़ गया और ये आर भी उड़ गया, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर इन आर कैप डायरेक्शन, हम बोलते हैं सॉरी नॉट इन आर कैप डायरेक्शन, दिस इज यूनिट वेक्टर इन माइनस आर कैप डायरेक्शन, तो दिस इज माइनस आर, तभी यहाँ पर क्या है समझ देखो माइनस आ गया। अगर आर कैप डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हम, यानी किस डायरेक्शन में निकालते हैं, ऐसे यूनिट वेक्टर निकालते तो सारे कैसे आते प्लस आते, सारे माइनस क्यों आए, बिकॉज अवर यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, यानी कैसे है वो ओरिजिन की ओर है, यानी माइनस आर कैप डायरेक्शन में, तभी यहाँ पर क्या रखे हैं ये माइनस आ रखे हैं। ओके नाउ और क्या चाहिए हमको, अब चाहिए क्या कि इसमें चार्ज कितना होगा, डी क्यू में कितना चार्ज होगा, सॉरी जो डी ए में चार्ज कितना हो जाएगा डी क्यू, एंड दिस डी क्यू विल बी सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द डी ए क्या होगा, डी ए विल बी द एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, तो इन द डायरेक्शन ऑफ आर एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा डी एल थीटा एंड डी एल फाई, ये तो हो जाएगा डी एल थीटा डी एल फाई, तो व्हाट विल बी द डी एल थीटा, व्हाट विल बी द डी एल थीटा इस डायरेक्शन में, तो दिस इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में ऐसे क्या होगा डीएल, तो दिस इज इक्वल टू आर डी थीटा, और इस डायरेक्शन में डीएल क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, सॉरी हाँ आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया डी ए इक्वल टू, तो सॉरी डी क्यू इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने, ठीक है, ये समझ में आया कैसे लिखा, बहुत सिंपल है। कहाँ जाओगे आप, जो स्पेयर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें आर डायरेक्शन में जो एरिया एलिमेंट है वो कितना ले रखा है हमने आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई ले रखा है, और कैसे निकलता है वो भी बता रखा है, ठीक है। ये चीज लिखा, फिर ये लिखा,
यानी जो कोऑर्डिनेट मिसिंग है, यानी जिस कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में हम एरिया वेक्टर चाहते हैं, यानी किस डायरेक्शन में चाहते हैं, आर के डायरेक्शन में, तो वो वाला लाइन एलिमेंट क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा यहाँ से। तो डी थीटा डी फाई आया, और डी थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर डी थीटा, और डी फाई इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा डी फाई। तो दोनों को सॉल्व किया तो जैसे आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और इंटू में सिग्मा तो यहाँ पहले से था। अब जो ये इसको पहली बार सीधे यहाँ कूद गया होगा ना बिना वेक्टर एनालिसिस पढ़े, तो उसका तो यहाँ सुपड़ा साफ हो जाएगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये पगला जाएगा वो, ठीक। और जिसने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा हुआ है और सारे लेक्चर देखे हुए हैं, मेरे ही नहीं कहीं से भी पढ़ा हुआ है वेक्टर एनालिसिस, अपने बुक से पढ़ा हुआ है, किसी और टीचर से पढ़ा हुआ है, अपने प्रोफेसर से पढ़ा हुआ है, कहीं से आपने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा हुआ है, तो इसे करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो निकाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास क्या, इंटीग्रेशन और डबल इंटीग्रेशन आएगा, या फिर सबसे पहले क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू डी ए, और अपॉन कितना आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा आर कैप। देखो सिग्मा इंटू डी ए ये दिया हुआ है मेरे को, तो उठा कर रख दो, आर स्क्वायर ये दिया हुआ है इसे उठा कर रख दो, आर कैप ये दिया हुआ है उठा कर रख दो। तो यहाँ से मेरे पास ई इक्वल टू क्या आ गया, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और कैसा इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा, सिग्मा सिग्मा ही है तो सिग्मा की देखो सिग्मा ही रहने दो, और डी की जो कितना आ जाएगा, ये पूरी चीज आ जाएगी, तो डी की जगह इतना आएगा, कितना दिस थिंग, और डी की जो कितना आ जाएगा सिग्मा के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो डी ए कितना है, इतना, दिस इज डी ए, ठीक है, दिस इज डी ए। तो डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो आर स्क्वायर साइन थीटा साइन डी थीटा डी फाई, ऐसा कुछ हुआ, और डिवाइड में कितना आ गया ये आर स्क्वायर करने का मतलब कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया, और इनटू ये आ गया मेरे पास कितना, ये पूरी चीज क्या आ गई है मेरे पास, माइनस का दिस इज साइन थीटा एंड कॉस फाई इंटू आई कैप, फिर माइनस का साइन थीटा साइन फाई इंटू जे कैप, और फिर माइनस का दिस इज कॉस थीटा इंटू कितना आ गया के कैप आ गया, ठीक है। क्लियर है बात इतनी। देखो सिग्मा आर, और ये भी आर स्क्वायर आएगा क्योंकि वी आर टॉकिंग एट ओरिजिन, हम कहाँ बात कर रहे हैं, सॉरी वी आर टॉकिंग एट सरफेस पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कैपिटल आर स्क्वायर, तो यहाँ भी कैपिटल आर स्क्वायर कर दो, आप नहीं भी लिखोगे फिर भी चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पता होना चाहिए। देखो यहाँ है ही नहीं ना, तो यहाँ पर आर की जो कितना लिखना पड़ेगा कैपिटल आर, बिकॉज हम कहाँ पर है, ऑलरेडी हम सरफेस पर है, यानी यहाँ से हम ऑलरेडी आर डिस्टेंस पर हैं, ओके। तो यहाँ कैपिटल आर लिख सकते हो आप, ठीक है, फिलहाल स्मॉल आर रहने दो यहाँ पर, ठीक है, वो कर दिया हमने, तो यहाँ कैपिटल आर लिख दिया हमने, तो ये कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल आर है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, आर तो आ ही नहीं रहा इधर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इधर आ गया, तो यहाँ से मेरे पास ई इक्वल टू कितना आ गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो सिग्मा बाहर आ जाएगा, तो सिग्मा बाहर ले लो फिर क्या है, और यहाँ लिमिट रखनी थी, लिमिट क्या हो जाएगी, देखो 0 से पाई थीटा की लिमिट हो जाएगी, और 0 से 2 पाई ये किसकी लिमिट हो जाएगी, और क्या ये लिमिट मैंने सही रखी, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या ये लिमिट मैंने सही रखी, बताओ फटाफट। क्या जो लिमिट मैंने यहाँ पर रखी है थीटा की 0 से पाई, थीटा इक्वल टू क्या बोला मैंने 0 से पाई, और फाई इक्वल टू क्या बोला मैंने 0 से 2 पाई, क्या जो लिमिट रखी है मैंने बिल्कुल सही रखी है। देखो जिसने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा हुआ है वो कहेगा कि एक लिमिट बिल्कुल गलत है, क्यों, इधर देखो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ है, यहाँ देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंगल, देखो फाई कैसे होता है, सॉरी थीटा कैसे होता है, ऐसे होता है, थीटा कैसे होता है, ऐसे होता है, दिस इज थीटा। अगर मैं ये बोलूँ दिस इज एक्स वाई जेड एक्सेस, तो ऐसा ज्यूम करो एक्स वाई जेड, ये आर है मेरा, दिस इज आर वेक्टर, इस आर वेक्टर ने जेड के साथ जो एंगल बना रखा है उसे हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। और थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, हमने पढ़ा था थीटा 0 से 0 to पाई वेरी करता है, पाई मतलब ये जब ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, अगर आर वेक्टर इधर आ जाएगा तो देन ये हम क्या बोलेंगे, कहाँ से कहाँ हो गया, 0 से पाई हो गया। क्या इस केस में देखो आर पहले यहाँ था, ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा यहाँ पर, यानी इतना ही तो है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसी में तो है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई/2 यानी 90। तो यहाँ पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से कहाँ है, इन थीटा डायरेक्शन 0 से पाई/2 है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी, 0 से पाई/2 आ जाएगी। ये आपको क्या रखना है, ख्याल रखना है, ठीक है। अब समझ में आई बात, यहाँ पर 0, ये क्या हो जाएगा पाई/2, ठीक। और अगर फाई की बात करूं, मैं फाई के लिमिट की बात करूं तो फाई क्या होगा, 0 से 2 पाई ऐसा होता है, ठीक है, और उस पूरे में है, देखो पूरे में है, ठीक, क्लियर बात, पूरे में है, तो फाई की लिमिट वही रहेगी, लेकिन थीटा की लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, 0 से 2 पाई हो जाएगी, ठीक। अगर लिमिट ये हो गई तो थोड़ा सा और यहाँ पर एक चीज सीखने को मिली कि दिस इज अवर न्यू लिमिट कि 0 से पाई/2। अब थोड़ा आगे बढ़े, करो फिर सॉल्व करो इसको, क्या है, अब तो है बड़ा खेल। अब
इन सबको पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन आएंगे हमारे, तीनों क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ई इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डबल इंटीग्रेशन कुछ चीज़ बाहर कांस्टेंट तो नहीं आ रही है, कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं आ रही है, आप यहाँ से माइनस बाहर लेना चाहते हो ले सकते हो, तो माइनस बाहर ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो दिस इज इंटीग्रेशन 0 से π/2 एंड दिस इज 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। सिग्मा बाहर है, सिग्मा बाहर ले लो, तो माइनस सिग्मा हो जाएगा इधर पे, ठीक है, सिग्मा बाहर ले लो, इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा ये, तो दिस इज, और इसको ऐसे लिख दो, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, छोटा छोटा लिखूंगा, ठीक है, काम चला लोगे छोटे छोटे लिखने में, काम चलाओ, थोड़ा देर चलाओ। और ये क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर, cos फाई डी थीटा डी फाई इंटू कितना आ जाएगा आई कैप, फिर क्या आएगा देखो प्लस का, अगेन लिमिट 0 से π/2 थीटा की लिमिट, और 0 से 2 पाई फाई की लिमिट। देखो ये साइन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर साइन फाई, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई, क्या आ गया साइन फाई, और दिस इज डी थीटा डी फाई, और ये क्या आ गया यहाँ पर मेरा जे कैप आ गया, ठीक। और फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस, एंड दिस थिंग इज अगेन डबल इंटीग्रेशन, दिस इज 0 से π/2 एंड दिस इज 0 से 2 पाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन फाई कॉस फाई, सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा, और के कैप या फिर उससे पहले डी थीटा डी फाई, और इंटू कितना आ गया के कैप, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, ये इंटीग्रेशन, फिर ये इंटीग्रेशन, फिर ये इंटीग्रेशन करो फटाफट। कैसे करोगे बताओ। एक चीज देखो, यहां पर वही केस हो रहा है, ये क्या है मेरे पास कॉस फाई है, कॉस फाई क्या हो जाएगा साइन फाई होगा, अगर फाई के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है, इसका जो होगा वो होगा, उससे पहले जो सिंपल वाला है उसको देखो कहीं वो 0 तो नहीं हो रहा है। सबसे पहले कॉस फाई वाले को करोगे, कॉस फाई और साइन फाई, और साइन फाई 0 और 2 पाई पे 0 होता है, तो दिस इंटीग्रेशन विल गोज टू 0, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेम केस वहां भी होगा देखो, तो दिस इज साइन फाई, ये क्या है साइन फाई है, और साइन फाई क्या हो जाएगा कॉस फाई या माइनस कॉस फाई, और अगेन ये क्या है मेरे पास 0 और 2 पाई, तो 1 - 1 आएगा यहाँ पर लिमिट रखने पर, साइन फाई का जब इंटीग्रेशन करोगे तो 1 - 1 आएगा, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा आंसर 0 हो जाएगा। अगेन दिस थिंग इज 0, तो ये दो टर्म क्या हो गए 0 हो गए। अब बारी आती है किसकी, इसकी आती है, तो यहां से मेरे पास ई वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा अपॉन दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर देखो, अगर मैं यहाँ पर फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूं तो आंसर विल बी 2 पाई, बिकॉज फाई का तो यहाँ पर कोई और फंक्शन है नहीं, तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, और जब लिमिट पुट करोगे 0 से 2 पाई तो आंसर कितना आ जाएगा, ये सिंपल 2 पाई आ जाएगा, और दिस इज इंटीग्रेशन 0 से π/2, और बचा क्या मेरे पास यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज डी थीटा, और डायरेक्शन क्या है इसकी के कैप, ठीक, के कैप डायरेक्शन में आ रहा है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो एक काम करो, ये जो 2 यहाँ पर लिखा है इसको अंदर लिख दूं मैं, ऐसा कर सकता हूं। ये क्या होगा मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, तो यहां से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू माइनस का सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पाई तो ऐसे रहा, एंड दिस इज इंटीग्रेशन 0 से π/2 और साइन 2 थीटा हो गया ये, और ये कितना होगा डी थीटा, और ये कहाँ गया के कैप डायरेक्शन में आ गया। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस का सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस थिंग इज पाई, इससे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और वो भी कैसा माइनस का, तो माइनस का कॉस थीटा यानी 2 थीटा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ होगी 0 से π/2, और ये क्या आ गया यहाँ पर के कैप आ गया। देखो इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास ई इक्वल टू दिस इज सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज पाई अपॉन 2, दिस इज एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज π/2, बोला 2 मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा कॉस पाई, तो अपर लिमिट पुट करने पर आंसर कितना आ रहा है दिस इज कॉस पाई, बिकॉज π/2 आएगा, तो पाई 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस पाई आएगा, और फिर क्या आ गया मेरे पास देखो यहाँ पर माइनस का दिस इज कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, एंड दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप, ठीक। तो देखो यहाँ से मेरे पास ई इक्वल टू क्या आ गया सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज π/2
पाई/2 एंड दिस इज -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बिकॉज कॉस पाई कितना होता है -1 एंड दिस इज -1 -2 एंड दिस थिंग विल बी के कैप, और इससे ये क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा एंड दिस नेगेटिव साइन शो दैट कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस के कैप, यानी कहाँ की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, यानी माइनस जेड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वो ऑब्वियसली बात है, होगा भी। ठीक, तो E इक्वल टू है मेरे पास कितना, दिस इज सिग्मा पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आ गया, ये माइनस के कैप आ गया। ठीक है, इंटू कितना आ गया, माइनस के कैप आ गया। अगर इसको मैं चार्ज के टर्म में लिखना चाहूँ तो इसको पहले यहाँ पर ऐसे स्टार बना दो, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, थोड़ा चेक कर लें इसको, आर पर डिपेंड करेगा, वैसे आर से इंडिपेंडेंट रहेगा ना, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तभी आर आया नहीं आर आएगा, सिग्मा के साथ आर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, सिग्मा के साथ क्या होगा, आर आएगा। तो सिग्मा इक्वल टू ये पुट कर दो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, देखो ये मिटाओ, चलो उधर जगह है उधर कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास E इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा की जगह Q अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर की जगह पाई अपॉन कितना आ गया, देखो पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा की जगह Q अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया, ये माइनस के कैप। देखो इस पाई से ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू यह है मेरे पास कितना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 इंटू कितना आ गया, माइनस के कैप, या फिर माइनस का 2r स्क्वायर और माइनस के कैप, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ठीक है, तो ये ग्रिफिथ का क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ग्रिफिथ के हैं। ठीक है, ओके, और आपके वहाँ एज ए टॉपिक होते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे टॉपिक होते हैं। ठीक, एक बार चेक कर लूँ इसको मैं, ठीक है, अगर गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, ग्रिफिथ में था ये सब क्वेश्चन, तो किया तो था नहीं वाला, एक बार तुम जान के मेरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q पाई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एंड इन के कैप डायरेक्शन। के कैप डायरेक्शन आ रखा है इसका, और ये गलत नहीं आ रखा है? आप ही बताओ, माइनस के कैप होगा ना यार, हमारा क्या गलत हो रखा है? माइनस ये माइनस था ही हमारे पास। ठीक है, ठीक, हाँ, मैंने पहले कर रखा था, कितना आएगा, माइनस के कैप ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया था, जब पहले क्वेश्चन किया था, ये इसमें गलत किया है। ठीक, तो माइनस क्या आएगा, के कैप आएगा। तो दिस इज ऑल आंसर, दिस इज क्लियर, मतलब क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार टाइम देख लो, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। 50 मिनट हो गए। देखो 10 मिनट में तो आप कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, मतलब क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो आप, क्वेश्चन का लेवल क्या है। वैसे क्वेश्चन नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ, दीज आर नॉट क्वेश्चन, दीज आर फुल टॉपिक, पूरे क्या है, टॉपिक है, जिनको करने में हमको कम से कम 20 मिनट का टाइम लग रहा है एक क्वेश्चन को करने में। ठीक, ओके, तो कुछ होमवर्क दे दूँ? ठीक है, कुछ होमवर्क दे दो। देखो होमवर्क दो एक, कहाँ मिटाऊँ, इधर मिटाऊँ, हो बैक कर लेना यार, ये तो लास्ट वाले मिटा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। देखो होमवर्क में क्या करना है आपको, 3-4 क्वेश्चन है मेरे पास, कि एक इस तरीके से, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6। तो हियर वी हैव, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज जेड एक्सेस। ये क्या है, एक इस तरीके से लाइन एलिमेंट है। क्या है, लाइन एलिमेंट। ये क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया थोड़ा बहुत। और इस जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक r है, और Q चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पॉइंट P है, यहाँ पर क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, इस P पॉइंट पर, ये P पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, विद डायरेक्शन। और एक और क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ ए डिस्क। ठीक है, पार्ट ऑफ ए डिस्क। ठीक है, इस डिस्क का छोटा सा पार्ट। ओके, और इसकी जो इनर रेडियस है वो r1 है, और जो आउटर रेडियस है वो क्या है,
R2 है और इससे जेड हाइट पर, इसके सेंटर से जेड हाइट पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या करना है, फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फाइंड करना है। और एक और दूं, इस तरीके से बोलो, ठीक, एक स्फीयर है, ठीक है, दिस इज स्फीयर, ओके, ये क्या था, हेमिस्फीयर था, ये पूरा स्फीयर है। और अब हमें क्या करना है, स्फीयर के सरफेस पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूं करके, कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, इस स्फीयर की सरफेस पर, ठीक है, और क्यू चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और स्फीयर दिखाने के लिए ऐसा बना दो, ठीक है, अब दिख रहा है स्फीयर जैसा, तो दिस इज स्फीयर, और इसकी रेडियस कितनी है, आर है, रेडियस कितनी है, आर है, क्यू चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, हमको फाइंड करना है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, कहां पर, एट सेंटर, यानी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फाइंड करना है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। 3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 इंपॉर्टेंट है, और इसको आप करने की कोशिश करना, एक बार कोशिश करना है इसको, मतलब क्या बोल सकते हो उसका नाम, हालत खराब हो जाएगी। और जो यहाँ पर हालत खराब होती है ना, वही एक नए चीज का ओरिजिन करती है, समझा रही बात। अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो मतलब इंटीग्रेशन इतना टीडियस हो जाता है, इतना खतरनाक हो जाता है, ग्रिफिथ का क्वेश्चन है ये, और कुछ क्वेश्चन नंबर अभी मैं भूल गया हूँ, अभी मैं जब इसको एडिट करूंगा तो वहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा मैं कि ग्रिफिथ का ये क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर ये है, और उसको जब आप सॉल्व करने जाओगे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे सॉल्व हुआ ही नहीं हो, आप खुद करना सॉल्व एक बार, और मतलब बहुत लंबा जाएगा प्रोसेस, और उसके बाद भी आंसर आए या ना आए उसमें क्या रहेगी, आपको शंका रहेगी। इसी चीज़ के लिए, इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, यानी अगर जो मेरे पास बहुत सारे सिस्टम है, वैसे अगर देखा जाए ना, इलेक्ट्रोस्टैट पूरा, समझ रहे हो आप, इलेक्ट्रोस्टैट पूरा हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैट जितनी पढ़नी थी ना वो पढ़ ली है, यही चीज़ घूमेगी बार बार आकेगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का या बोलते हैं फोर्स निकालने का एक इजी मेथड चाहिए हमको। बहुत लंबा टाइम लग रहा है, आप देख रहे हो 40 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए, हम सिर्फ 2 क्वेश्चन कर पाए या फिर 2 बॉडी से का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए। तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसी चीज चाहिए या फिर बोल सकते हैं एक ऐसा फॉर्मुलेशन चाहिए, एक ऐसा मैथमेटिकल रूल चाहिए जिससे हम चुटकियों में क्या कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दें। और जो मैथमेटिकल रूल हमारे सामने आया वो किसने दिया, गॉस ने दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम बोलते हैं। और आप जानते हैं आपने गॉस थ्योरम की हेल्प से क्लास 12th में इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, इसके इनसाइड इसके आउटसाइड कहीं पर भी निकाला है, और बहुत ऐसे निकाले चुटकियों में निकाल देता, कोई वहां पर आपने मतलब दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं करी, फटाफट गॉस थ्योरम लगाई, आंसर आ गया था। एक बार उसको जो मेथड अभी तक हमने पढ़ी हुई है उससे निकाल के देखना, नहीं निकलेगा, ठीक है, बहुत टीडियस काम हो जाएगा। ठीक, तो एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ ना, जो बोल सकते हैं थ्योरेटिकली या बोल सकते हैं जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टेट का, जो क्लासिकल इलेक्ट्रोस्टेट है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आप यहाँ से मैक्सवेल इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, डेल ई डेल क्या और क्या होता है, डेल ई निकालना होता है ना, या फिर और डाइवर्जेंस ऑफ ई निकालना होता है, ये भी निकाल सकते हो क्योंकि आपको ई पता है, ई पता है ना, ई इक्वल टू क्या 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दोनों निकाल सकते हो। ये क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन होती है ना, ये क्या होता है, माइनस का डेल बी ओवर डेल टी, और ये क्या होता है मेरे पास रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सब कुछ आप निकाल सकते हो। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक इजी वर्जन चाहिए जिससे हमारी डील करने में इतनी सारी डिफिकल्टी का सामना हमें ना करना पड़े। हमें ये सब चीजें, इतने बड़े बड़े इंटीग्रेशन, थोड़ी देर अज्यूम कर लो कि कोई बच्चा इनको करने बैठ गया ना, उसको ये चीज नहीं दिखी, वो करने बैठ गया, तो उसका मतलब पेपर खत्म हो गया ना उस दिन, समझ में आ रही बात। तो ये चीज हमारे साथ ना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नई मेथड या बोल सकते हैं एक इजी मेथड हमको चाहिए, और वो मेथड हमको किसने दी, गॉस ने दी, जो क्या है बहुत हेल्पफुल है, और आप सब लोग उसको थोड़ा बहुत क्लास 12th से जानते हैं। और उसी में क्या करेंगे, हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा लेक्चर बचता है जिसका नाम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे पहले वो रिप्रेजेंटेशन किसने दिया था, फैराडे ने दिया था, और उन्होंने सबसे पहले जो फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है उसको मतलब वेरीफाई भी किया था। ठीक, तो उन्होंने क्या किया था, किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम के जानते हैं। और उसकी प्रॉपर्टी आप सब लोग पहले से जानते हैं, लेकिन हम कंटिन्यूटी में चल रहे हैं तो उसको छोड़ना गलत बात होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, और ये किस तरीके से डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती हैं, किस तरीके से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाती हैं, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं ये आपसे भी एक होमवर्क दूंगा कि एक तो आप इन 2 क्वेश्चनों करिए और इसको एक बार करने की कोशिश करिए। अगर आंसर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बिकॉज मुझे पता है आंसर निकालने में बहुत
मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तो वो जोर नहीं लगाना है हमको। लेकिन इन दो को एक बार कर लेना, बिकॉज दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन है, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये मैं वादा करता हूँ, ठीक है। दिस इज क्यू चार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, ठीक। और ये बीच में खोखला है, ठीक है, इतना ध्यान देना। तो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एक बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रखी है, बहुत आराम से, ताकि हर बच्चे को क्या आ जाए, समझ में आ जाए। जो बहुत फास्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या कर लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, और जो धीमे पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो मैं धीमे पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक। धीमे पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी मतलब ये सोच रहती है कि सब बच्चे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और मेरी बात सब तक पहुँच सके, इसलिए वो धीमे में पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे नीचे कमेंट करते हैं कि सर आप जल्दी जल्दी पढ़ा लीजिए और सारी चीज़ें लिख के ऐसे बोर्ड पर लिखिए फिर जाके पढ़ाइए, और हमारी जो वीडियो है वो 1 घंटे की वीडियो 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, लेकिन वो कनेक्शन होता है ना, जो स्टूडेंट और मेरे बीच जो कनेक्शन होगा, यहाँ पे आप और मेरे बीच जो कनेक्शन होगा, वो कनेक्शन क्या होगा, तभी स्ट्रांग होगा जब मैं आपके साथ साथ चलूंगा। वहां पर क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ, वहां पर क्या होता है, मैं आपसे 1 घंटा आगे हूँ, समझ रहे हो आप। मैंने 1 घंटा पहले वो सब कुछ चीज लिख दिया है, तो मैं आपसे 1 घंटा आगे हूँ। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आपको अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप खुद को मुझसे बेहतर पाओगे ना, वही तो कॉन्फिडेंस है, ठीक है। जब कोई स्टूडेंट अपने टीचर से अच्छा परफॉर्मेंस कर लेता है, तब उसके अंदर क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है, और उसी में उसके टीचर को क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपने साथ साथ आपको लेके चलता हूँ, और इसी में क्या है, आपकी भलाई भी है, और इसी में आपको आई होप ज़्यादा बेहतर समझ में भी आएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ अगेन। तो तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय।